हेलो चेतना, कार्तिक, क्या हाल है बच्चों? जी चेतना जी, कैसी हैं आप? आवाज़ आप तक मेरी सही पहुंच रही है? Yes, बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था चेतना? sir. Assets के example और टाइप्स ना? types. Yes, ओके, उसमें टेंजिबल, इनटेंजिबल वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी थी। yes. ओके, Liability. और लाइबिलिटी वगैरह। लाइबिलिटी में टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ भी हमने देख ली थी। Yes. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? आपने पढ़ा हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो आपको अगर, तो चेतना जी, आपने कुछ पढ़ा उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की? No, sir. नहीं। ओके, कार्तिक कैसे हो? यस सर। सर ठीक हो? बेटा लास्ट क्लास में जो पढ़ा था आपको समझ में आया? यस सर। खुशी? Yes. हेलो जी बेटा, कैसी हैं आप? जी चलिए, तो लास्ट क्लास में बेटा Sir, खुशी हमने एक बार लाइबिलिटी बता दूं मैं आपको। Yes, sir. ओके बेटा, लाइबिलिटीज जो हैं उसे हम लोग कहते हैं, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, उसे हम लोग लाइबिलिटीज कहते हैं। यानी हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्ज, वो कर्ज जिसको ना पैसे चुकाने पड़ रहे हो, उसको लाइबिलिटी कहते हैं। अब देखिए, हमारे ऊपर तो माँ बाप का भी कर्ज होता है, हमारे ऊपर दोस्तों का भी कर्ज है, उनके भी एहसान होते हैं, उस्ताद के भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही। और जो कंपनी है वहाँ पे फाइनेंशियली बात होती है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, पैसे चुकाने पड़ते हैं इनको, तो उसे कहते हैं हम लोग लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया है, और लोन आपने किसी और बंदे से भी ले रखा है, आपने सैलरी नहीं दी है, किसी को रेंट नहीं दिया है, काम ले लिया है, मजदूरी करवाई है, उसको पैसे नहीं दिए, बिजली का बिल आपने नहीं भरा, ठीक है, इसी तरीके से सामान आपने खरीदा लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। तो किसी भी तरीके का कोई भी वजह है, सामान खरीदने का हो, पैसा लेने का हो, किसी से सर्विस आपने लिया हो, किसी भी टाइप का कोई चीज़ है, उसको हम लोग लाइबिलिटी का पार्ट मानते हैं, क्योंकि वो हमें चुकाना पड़ेगा, पेएबल है। तो जो चीज़ पेएबल है वो हमारे लिए लाइबिलिटी में आता है बेटा। जी, अब बताइए, आपको बात समझ में आई लाइबिलिटी की? खुशी? Yes, sir. अच्छा बच्ची, हमने जो चीज़ें अब तक पढ़ी हैं, एक तो हमने लाइबिलिटीज पढ़ा है, एसेट्स पढ़ लिया, कैपिटल है, ड्राइंग है, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, और उसमें क्या है नए में, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो है रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है जी। रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू का मतलब होता है सोर्सेज ऑफ इनकम। सर ये क्या है? बेटा सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो आपके गार्जियन हैं, आपके पापा हैं, उनके पास कौन कौन से सोर्स हैं, या मैं अपनी बात करूं, भाई मेरे पास कौन कौन से सोर्स हैं अर्निंग के,
तो अर्निंग के जो सोर्सेज हैं उसे रेवेन्यू कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसकी फीस है, मेरे पे जो घर है उसमें एक फ्लोर ऐसा है जिसको मैंने रेंट पे लगा रखा है तो उसे रेंट रिसीव होगा। मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ बैंक में डिपॉजिट है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, शेयर्स में पैसे लगाए हैं तो उससे डिविडेंड मिलेगा। तो ये सब क्या है, सोर्सेज हैं। प्लस जो मैं न्यूज़पेपर लेता हूँ रोज का रोज, उसको मंथ में जाके एंड में मैं सेल कर देता हूँ, तो उससे भी एक छोटा सा अमाउंट आता है, चाहे 500 या 600 ही आए। तो ये क्या है, सोर्स है इनकम के। तो जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं बेटा। तो एक कंपनी में सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि सोर्सेज ऑफ इनकम हमारा क्या है। आप लिखिए रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे क्या हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ इनकम की। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ इनकम, रेवेन्यू का मतलब है सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है सर, रेवेन्यू का मतलब हमें समझ में आ गया, सोर्सेज ऑफ इनकम है। अच्छा सर, एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से हैं, जैसे हमारा कोई सर्विस है या हम ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, सामान खरीदते और बेचते हैं, तो वहां पे सामान बेचते तो होंगे ना, स्टॉक गुड्स तो हम सोल्ड करते होंगे बेटा, तो उसे कहते हैं हम लोग सेल्स। क्या कहते हैं जी, सेल्स कहते हैं। ये आपके लिए सोर्सेज ऑफ इनकम है। उसके बाद बच्चे, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेस है जिसको आप रेंट पे लगा सकते हैं, तो वो रेंट रिसीव्ड भी जो होगा वो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है। आपने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो भी आपके लिए सोर्सेज ऑफ इनकम है। इसी तरीके से आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसपे आपको कमीशन भी मिलता है, तो वो से हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, ये भी सोर्स है इनकम का। अच्छा सर, इसी तरीके से बेटा अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो इससे भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव भी हमारी इनकम है। आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा उसे कहेंगे डिविडेंड, वो भी हमारे लिए इनकम है। हमने स्क्रैप को बेच दिया, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर बच्चे ये भी हमारे लिए सोर्सेज ऑफ इनकम है। ठीक है जी, ये भी हमारे लिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी सोर्सेज ऑफ इनकम है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम की क्या क्या चीजें हैं, सेल्स है, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है। तो ये सारी चीजों में आप देखिए पैसा हमारे पास आ रहा है, और अलग अलग तरीके हैं पैसे आने के। मैंने आपसे कहा कि आप जिसमें डील करते हैं, जिस स्टॉक में डील करते हैं उसको बेचेंगे तो वहां से पैसा आएगा, आपको रेंट से पैसे मिलेंगे, आपने बैंक में जमा कर रखा होगा उससे इंटरेस्ट मिलेगा, आपका जो सामान बिकता है उस पर आपको कई बार कमीशन भी मिलता है तो कमीशन रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड होगा। और न्यूज़पेपर वगैरह अगर आपके पास कबाड़े का पड़ा हुआ है, आप उन्हें यूज कर लिया, उसको बेच सकते हैं, तो उससे भी आपको पैसे मिलेंगे, जिसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर कहते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं बेटा, ये सारी चीजें सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनकम के जरिए हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जरिए होते हैं, सभी के पास होता है बेटा। कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस में बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं, किसी ने शॉप खोल रखा है उसके पास भी बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं इनकम अर्न करने के। बताइए बेटा, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं पहले उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं फिर आगे बढ़ता हूँ। नो सर। सर एक बार बता दो, आपने आज क्या क्या कराया क्लास में? बस बच्चे यही मैंने स्टार्ट किया अभी तो, रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होती है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। और रेवेन्यू का मतलब मैंने बताया कि जो भी इनकम का जरिया किसी कंपनी में होता है, उन सारे इनकम को, सारे इनकम के सोर्स को हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, सारे इनकम के सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। ओके सर। ये सारे इनकम के सोर्स हैं, आप सही से देखें, सब में हमारे पास पैसा आ रहा है और हमें फायदा हो रहा है, कहीं पे भी हमारा कोई नुकसान नहीं है।
तो ये सारे फायदे वाली चीजें जहां से भी पैसे हमारे आते हैं उसे हम लोग रेवेन्यू कह रहे होते हैं। जी खुशी, समझ में आया बेटा? जी सर। तो ये हम इनकम से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। इनकम के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा, एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे कि एक्सपेंसेस क्या है, अब वो जानेंगे हम लोग। आइए जी। अच्छा, आपको एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत भी किसी को भी पता हो तो मुझे बता दे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कार्तिक बेटा एक्सपेंसेस पता है? खुशी बता रही है, चलिए बताइए खुशी। जो भी हमारे खर्चे थोड़ी आवाज की इशू है आपकी तरफ खुशी, साफ नहीं आई आवाज आपकी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कनेक्ट करता हूँ आपसे। चेतना, एक्सपेंसेस बेटा। सर कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जितना उस पे इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ओके, कार्तिक यस सर। क्या होगा बेटा एक्सपेंस? सर जो हमने अपना कंपनी का प्रोडक्ट बनाना है उसके मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी कॉस्ट लगी है उसका एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, कोई प्रोडक्ट बनाया है उसके ऊपर जो भी मैन्युफैक्चर करने में जो भी कॉस्ट आया है उसको एक्सपेंस कहेंगे। बच्चे आप भी बता दो। चलिए मैं बताता हूँ एक्सपेंसेस के बारे में। पहले मैं आपसे कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने रेवेन्यू का दिया वैसे मैं एक्सपेंसेस के बारे में अभी बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा पहले तब। बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है जी, ओके सर, बिल्डिंग गाड़ी। उसके बाद मैंने क्या करा कि ज़मीन खरीद लिया। चलिए मुझे बताइए फटाफट, क्या ये एक्सपेंसेस हैं या नहीं है? कार्तिक ये तीनों एक्सपेंसेस हैं बेटा? चेतना, ये बिल्डिंग व्हीकल लैंड खरीदना, कार खरीद लिया, ठीक है, मोबाइल हमने खरीदा, कार हमने खरीद लिया बेटा, ठीक है, कंप्यूटर हमने ले लिया, ऑफिस में हमने प्रिंटर खरीद लिया ऑफिस में। ये क्या है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं या नहीं है? चेतना बताइए बेटा। चलिए आपके पास भी जवाब नहीं, कार्तिक के पास भी नहीं। खुशी आपको पता है क्या ये एक्सपेंसेस हैं? यस सर। वेरी गुड। और स्पर्श? यस सर हैं। हैं, ओके। मैं आपको बताऊं, ये में से कोई भी एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये सब के सब तो एसेट्स हैं। सर ये एसेट्स हैं, हाँ जी ये एसेट्स हैं। सर ये एसेट्स है तो एक्सपेंस क्या होता है? हम तो बचपन से यही जान रहे हैं, मोबाइल खरीद लिया तो खर्चे बढ़ गए हमारे, हमने बाइक खरीद ली तो खर्चे बढ़ गए, प्रिंटर, लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट वगैरह खरीदा तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है सर, आप तो कह रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस ही नहीं है। बेटा ये सारे के सारे एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस कहाँ है? एसेट्स के बारे में बताया था, जिस चीज पे हमारा हक होगा, जिसको हम बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं, ये देखो आप। तो ये सब के सब एसेट्स हैं, कोई भी एक्सपेंस हमारा नहीं है। अच्छा, तो एक्सपेंस क्या है? देखिए एक्सपेंस की कहानी ये है कि एक बचपन से हम लोग जो सीखते हुए आ रहे हैं ना, एक्सपेंस ही गलत जानते हैं बस। एक्सपेंस का मतलब होता है पैसे देने को एक्सपेंस नहीं कहते कि बिल्डिंग खरीदा तो हमने पैसे दिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, हमने मोबाइल खरीदा पैसे दिए तो एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस का मतलब है अकाउंट्स में बेटा पैसे दें या ना दें, पैसे आपने पे किया हो या पैसे पे नहीं किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने जिस चीज के लिए पैसे देने हैं, क्या उसकी आपने सर्विस ली है या नहीं ली, ये एक्सपेंसेस है। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करें, लीजिए मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे
होता क्या है, आपके घर में, सभी के घर में भाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है, ये पूरा मंथ है, ठीक है, इस पूरे मंथ में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी जा रही है। अच्छा सर, पूरे मंथ में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब आता है बेटा? साल मंथ के स्टार्टिंग में या एंड में, कब आता है? कोई बताएगा? फटाफट बोला करे बेटा। एंड में आता है सर। एंड में आता है, वेरी गुड वेरी गुड, एंड में आता है, आपने बोला एंड में आता है। लेकिन हम रोज का रोज कंज्यूम कर रहे होते हैं, 10 वाट 15 वाट 20 वाट, कुछ ना कुछ हम लोग ये इस्तेमाल करते जाते हैं। तो जो हम रोज कंज्यूम कर रहे हैं, ये रोज का एक्सपेंस है, इसका हमने बेनिफिट ले लिया और इसका हमें पेमेंट करना है, चाहे हम एंड में करें या पहले दिन कर लेते। फिर से नेक्स्ट डे फिर से हम इस्तेमाल करेंगे, फिर से उसकी पेमेंट बन जाएगी, नेक्स्ट डे फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर पेमेंट बन जाएगी, फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर पेमेंट बन जाएगी। मतलब जितनी बार आप इस्तेमाल करोगे, बार बार आपके पेमेंट का हिसाब बढ़ता चला जाता है, ये एक्सपेंस होता है बेटा। आपने बाइक खरीद ली, आपने एक बार हिसाब बनना है, 50 बार इस्तेमाल करो, 1000 बार इस्तेमाल करो, 1 लाख बार करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एक ही वैल्यू रहेगी। लेकिन आपने रेंट पे लिया हो, पर डे के रेंट पे अगर आपने बाइक ली हो 100 रुपए के पर डे के, आप 2 दिन इस्तेमाल करो, देखो बढ़ जाएगा, 4 दिन और इस्तेमाल कर दो और बढ़ता चला जाएगा। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इनमें से कौन सी चीज है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और इसके एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ते चले जाएंगे? ऐसा कुछ है क्या? इनमें से कुछ भी नहीं है। वन टाइम पेमेंट कीजिए या मत कीजिए, आपकी मर्जी, उधार ले जाइए, लेकिन ये सारे के सारे एसेट्स आप इस्तेमाल करते जाइए करते जाइए। आपने 10,000 10 लाख 20 लाख रुपए दिए, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, लेकिन एक्सपेंसेस का बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं होता, उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है, विद इन 1 ईयर। जिसका बेनिफिट आपने ले लिया वो आपके एक्सपेंस का पार्ट है। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करें, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लीजिए मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल का दे दिया। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं रेंट की बात करता हूँ। आपने फ्लैट खरीद लिया होता, आपको एक बार पैसे देने, एक बार पैसे का हिसाब बनना है, बस खत्म। आप उसे इस्तेमाल करें ना करें, 10 साल करें, 20 साल करें, 50 साल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका एसेट्स है। लेकिन आपने रेंट पे लिया हो 5000, तो अब बताइए हर मंथ जब भी इस्तेमाल करेंगे पर मंथ आपकी उसकी बिलिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आपने गाड़ी किराए पे ले ली है, तो उसका फेयर आपके लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है, जितनी बार इस्तेमाल करेंगे वो आपको देना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपने फैन खरीदा होता तो फैन आपके लिए एसेट्स है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके लिए एक्सपेंस है। कार आपके लिए एसेट्स है, लेकिन उसी का पेट्रोल आपके लिए क्या है बेटा? जितना इस्तेमाल करे उतना फिर से पैसे देना पड़ेगा। अच्छा सर सर मोबाइल एसेट से बेटा, बार बार इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका जो रिचार्ज था ना, रिचार्ज करवाया है बेटा, रिचार्ज, वो आपके लिए एक्सपेंस है। यानी टेलीफोन बिल जो आएगा पर मंथ वो आपके लिए एक्सपेंस है, मोबाइल नहीं है। ठीक है सर, और कुछ बता देते सर। बेटा घर में आप देखिए, आपके लिए जो गैस चूल्हा है, आपका यूटेंसिल, जितने भी बर्तन वगैरह हैं, ये सब एसेट्स है, लेकिन उसमें रोज खाना जो बन रहा है वो क्या है? आपके लिए एक्सपेंस है। ऐसे नहीं है कि भाई आज हमने बिरयानी बना ली, कल हम फिर बनाएंगे तो फिर से उसकी पेमेंट नहीं करनी है, खरीद के लाना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। आपको बर्तन के लिए नहीं करना पड़ेगा कि सर आपने 2 बार इस्तेमाल कर लिया, चलो आपकी पेमेंट फिर से ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं होगा। प्रिंटर आपके लिए एसेट्स है, लेकिन प्रिंट आउट जो होगा, जो उसमें रिफिलिंग करवाई जाएगी, वो आपके लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। ठीक है जी। आपके जैसे आपने शर्ट खरीद लिया, मैं बिजनेस से हटके एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्योंकि बिजनेस में शर्ट क्यों खरीदेंगे भाई? तो बिजनेस में नहीं, आप अपने पर्सनल लाइफ में लीजिए कि आपने कोई शर्ट खरीदा, आपने कुछ कपड़े खरीदे, वो आपके लिए एसेट्स है, बार बार इस्तेमाल कीजिए, कोई नहीं आएगा आपके पास। लेकिन आपने उसकी लॉन्ड्री के लिए पेमेंट करा है, आप सेकंड टाइम जाओगे वो फिर से पैसे मांगेगा, भाई साहब आपके पिछली बार के पैसे पूरे हो गए, इस बार आप फिर से लॉन्ड्री करवाएंगे, फिर से पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जिस चीज का बेनिफिट ले चुके हों और फिर से आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर से आपकी पेमेंट बनेगी, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। किसी सामान को खरीदना, किसी की पेमेंट करना, उसको एक्सपेंस नहीं कहते।
बताइए बेटा, मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूं कि नहीं? अगर कोई कंफ्यूज, अभी एग्जांपल्स मैंने लिखना बाकी है, एग्जाम्पल लिखूंगा, उसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा, इससे आपको बात क्लियर है या नहीं है? स्पर्श, आप बताओ बेटा। यस सर, क्लियर है। खुशी यस सर। जी, कार्तिक, यस सर। चलिए चेतना जी, आपको भी क्लियर होनी चाहिए ये चीज। यस सर। नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं देखो 3 लोग जवाब दें उसमें आपको लगे कि यार मुझे भी हाँ ही बोलना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। No. किसी को भी कोई समझ नहीं आए, प्लीज बेझिझक आप लोग बोलिएगा, मैं समझाने के लिए ही हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके आप कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आएगी प्लीज आप मुझे पूछिएगा जरूर। आइए जी, तो फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं, एक मिनट बेटा, जी माफी चाहता हूँ बेटा, मेरा छोटा बेटा आ गया था जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं एग्जांपल एक एक करके लिखता हूँ बेटा, आप भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले जान पहचान वाले एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबका नाता है इससे तो। अच्छा सर, सैलरी, जब आपकी कंपनी बनेगी तो आप भी सैलरी देंगे। वेजेस, इंश्योरेंस, घर का, फैक्ट्री का, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट। सिक्स, आपने लोन लिया है बेटा, तो लोन तो आपको चुकाना ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है जी। और किसी भी तरीके का कोई नुकसान होता है अगर, वो नुकसान भी इसी का पार्ट होता है, एक्सपेंस का। उसी तरीके से आप लिख लीजिए बेटा कैरेज, क्या लिखेंगे? कैरेज, कैरेज इनवर्ड लिखिए। एक होता है बेटा कैरेज आउटवर्ड, क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड होता है, ठीक है जी। एक होता है बेटा कैरेज इनवर्ड और एक होता है बेटा कैरेज आउटवर्ड। सवाल क्या है सर, कैरेज क्या होता है? कैरेज का मतलब होता है लाना या ले जाना, दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो इनवर्ड लगा हुआ, इसका मतलब सामान आया होगा कहीं से, और उसके जब सामान आप लेके आए होंगे तो उस दौरान आपने ट्रांसपोर्ट में जो खर्चे किए उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं। और अगर आप बेच रहे हैं और आपने सामान भेजा है कहीं, उसके साथ साथ आपने कोई पेमेंट करी है, तो उसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है सर। उसके बाद कई बार जब ट्रांसपोर्ट से सामान इधर से उधर जाता है बेटा, तो उसे ना कैरेज की जगह वर्ड हम लोग यूज करते हैं फ्रेट। क्या यूज करते हैं भाई? फ्रेट यूज करते हैं। उसके बाद आता है बेटा रिपेयर, गाड़ी का रिपेयर हो सकता है, ऑफिस का रिपेयर हो सकता है, मेंटेनेंस लिख सकते हैं आप, मेंटेनेंस भी इसी का एग्जांपल है बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद आपका कस्टमर कोई ऐसा है जिन्होंने आपके पैसे रख लिए और आपको दे नहीं रहा है, उसे कहते हैं हम लोग बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? तो बैड डेट्स वो पैसा है जो आपको मिल नहीं रहा है, आपका कस्टमर आपको दे नहीं रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेट्स बोलेंगे। डूब गया, आपने उधार में सामान दिया था, उसने बोला था 1 हफ्ते बाद दूंगा, आपने 1 हफ्ते बाद उससे पूछा, 2 हफ्ते बाद पूछा, 3 हफ्ते बाद पूछा, अब भाई साहब वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, मुलाकात ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें मालूम है कि वो पैसे तो अपने गए भाई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। अच्छा सर, उसके बाद
और भी चीजें हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, किसी चीज को बनाने के खर्चे जो हैं वो भी एक्सपेंस का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद रेंट ले लें आप, रेंट नहीं लिखा हम लोगों ने, रेंट। कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं आप तो वो भी नुकसान है आपका, तो डिस्काउंट अलाउ करना यानी डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। बताइए बेटा, आपको यहाँ पे कहीं डाउट है एक्सपेंसेस को लेके तो मुझे बता दें। सर एक बार 7th एग्जांपल और 9th एग्जांपल समझा दो। जी बेटा, 7th और 9th में समझा देता हूँ आपको। 7th है कैरेज, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब ये है कि जैसे आपका जो है ना गोडाउन है या शोरूम है जो भी है, अब ये गोडाउन में क्या होता है कि आप अलग अलग शहरों से सामान मंगवाते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से सामान मंगवाते हैं, यहाँ पे उस चीज़ को बनाते हैं सामान को और उसके बाद सेल करते हैं। वो भी अलग अलग शहरों में सेल कर रहे हैं आप, चलिए जी हम कर रहे होंगे। तो जो सामान आता होगा बेटा वैसे तो नहीं आ जाता उठ के खुद ही, किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है। तो ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चे होते हैं उसे हम लोग फ्रेट कहते हैं, फ्रेट। और उसी को कई बार फ्रेट की जगह क्या कह देते हैं, कैरेज भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन सामान आया है उस वक्त का अगर कोई खर्च है तो उसे कहेंगे कैरेज इनवर्ड, और सामान को मैंने बाहर की तरफ भेजा, अपने पास से कहीं और भेजा, उसके जाते वक्त जो खर्चे हुए उसे कहा हमने कैरेज आउटवर्ड। ठीक है जी। दूसरी बात इसमें जो टेंशन वाली है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब वो कस्टमर जिन पे पैसे हमारे पहले से निकल रहे थे लेकिन उन्होंने हमें दिया नहीं, परेशान कर दिया, पैसे नहीं दिए, हमसे 2-4 बद्दुआएं ले ली लेकिन उन्होंने पैसे फिर भी नहीं दिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं बेटा। पैसे डूब गए हमारे, हम उसको कहते हैं बैड डेट्स। बताइए बच्चे, और कहीं पे कोई डाउट है? नहीं सर, बाकी समझ में नहीं आया। इस तरीके से बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे पैकिंग के एक्सपेंसेस है, पैकिंग ऑन परचेज। जब आप खरीदते हैं तभी भी आपको पैकिंग करवानी पड़ती है, और जब आप सेल करते हैं तब भी आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। कैसे? देखिए होता क्या है कि कोई बंदा, जैसे दिल्ली में क्या है, होलसेल मार्केट है, तो लोग ना बाहर से आते हैं, और जैसे पंजाब में है, लोग बाहर से पंजाब जाते हैं, ऐसे अलग अलग शहर में कोई होलसेल मार्केट होता है, दूर से लोग आते हैं। तो जो होलसेल मार्केट होता है वहाँ पे एक दुकान में एक ही टाइप के आइटम मिलते हैं, तो जो बाहर से आया बंदा उसको 4-5 आइटम चाहिए। उन्होंने एक दुकान से एक सामान खरीदा, फिर दूसरे शॉप से कुछ खरीदा, फिर तीसरे शॉप से खरीदा, और उनका सामान बहुत ज्यादा हो गया। वो क्या करते हैं, एक एक कार्टून में उनको पैक करवाते हैं, कार्टून में पैक करते हैं, फिर उसके बाद सिलाई उलाई करवा के ट्रांसपोर्ट पे डलवाते हैं। तो उस टाइम भी सामान खरीदने के अलावा, ट्रांसपोर्ट के खर्चे के अलावा, कार्टून में पैक करने के भी तो खर्चे हुए, उसको कार्टून में भी तो पैक करना पड़ गया। तो जो कार्टून में पैक हो रहा है उसको क्या कहेंगे, पैकिंग ऑन परचेज। फिर सामान जब हम बेचते हैं तो हो सकता है हमारी खुद की पैकिंग होती हो, कस्टमर आता है तो हम पॉली बैग में उनको सामान देते हैं या किसी और तरीके से देते हैं। जैसे आप देखिए फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान मंगवाते हैं आप, तो वो लोग अच्छे से पैकिंग करके आपको भेजते हैं, तो पैकिंग ऑन सेल्स है वो, उसके भी खर्चे हैं कंपनी में। 17 हो गए, 18 लिख लीजिए, बैंक चार्जेस। बैंक वाले कई बार हमारे पैसे काटते हैं, जैसे हमने वहां से क्या करा होगा बेटा, हमने वहां से कुछ चार्जेस, जैसे ऑनलाइन को ट्रांजैक्शन किए हैं तो उसकी वजह से थोड़े 10-20 रुपए डिडक्ट कर लेते हैं। एटीएम से ज्यादा बार हमने विड्रॉ किया तो वहां से कुछ पैसे काट लेते हैं। हमने चेकबुक इशू करवाया तो वो उसके लिए पैसे काटते हैं, तो उसे कहते हैं जी बैंक चार्जेस। तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस का पार्ट होता है बेटा। 19 लिख रहा हूं मैं आपके सामने, डेप्रीसिएशन। क्या लिख रहा हूं बेटा, डेप्रीसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन कहते हैं जब कोई एसेट्स, क्योंकि एसेट्स तो आप इस्तेमाल करने के लिए लाए थे और वो उसकी लाइफ भी काफी लंबी है, 5 साल 10 साल 15 साल तक चलेगी, लेकिन उस एसेट्स की वैल्यू थोड़ी थोड़ी करके ना कम हो रही होती है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ना एक मोबाइल खरीदा जी, ये मोबाइल मैंने खरीदा। अब ये मोबाइल मान लेते हैं कि जी 8,000 रुपए का था। अब 2 साल मैंने इस्तेमाल करा है, तो आपको पता होगा कि 2 साल के बाद ये 8,000 का तो बिकने वाला नहीं है। 2,000, 5,000, 5,000 मान लेते हैं। तो इन 2 सालों में कुछ तो नुकसान हुआ मेरा ना। 8,000 की चीज कितने की हो गई? 5,000 रुपए की। इसका मतलब इस मोबाइल का मैंने 3,000 का बेनिफिट ले लिया। अगर मैंने 3,000 का बेनिफिट उठा लिया है, वो भी 2 साल में, तो 1 साल में कितना बेनिफिट ले चुका हूं मैं? 1,500 रुपीज का। उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। किसी भी एसेट्स की, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होगा उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बहुत सारे रीजन हैं। आज मैं नया मोबाइल लेके आऊं, मेरे हाथ से छूट जाए, वो गिर जाए, टूट जाए, तो इसको भी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। अगर कम होगी तो उसको भी आप क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। तो कोई भी ऐसी चीज है, जो भी एसेट्स है, सबकी वैल्यू कम होती ही होती है। सिर्फ एक चीज की वैल्यू कम नहीं होती है, वो है जमीन। वो एसेट्स है, लैंड आपके लिए एसेट्स है, लेकिन जनरली क्या होता है बेटा? उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कम तो ना के बराबर। कोई और रीजन हो सकता है कम होने का, जैसे वहां पे आप रेसिडेंशियल के लिए वो जमीन ले रखी हो और वहां पे कुछ ऐसे गंदगी, नाला निकल जाए या कुछ ऐसा हो, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में जितनी आपने खरीदी बार बार कम नहीं होगी कि आपने खरीद ली तो हर बार 2-2 साल, 5 साल के बाद धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, ऐसा नहीं होता है। बताइए बेटा, ये सारे एक्सपेंसेस मैंने आपके सामने लिखे, 19 लिख दिए हैं। मैं और भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी हमारा काम इतने से चल जाएगा। तो मुझे बताइए, ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई? यस सर, समझ आ गई। वेरी गुड स्पर्श जी। बच्चे आप लोग भी बताते हैं, चेतना, खुशी, कार्तिक। हाँ कार्तिक बोलो। क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है, वेरी गुड। चेतना आपको भी क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने कर लिया और ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर है। आपने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट भी करे होंगे इसको। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब मैं आपको कुछ 2 नए वर्ड बताता हूं, और एक होता है बेटा सॉल्वेंट, ठीक है सर। दूसरा होता है बेटा इंसॉल्वेंट। अच्छा सर, एक सॉल्वेंट बताया आपने, एक इंसॉल्वेंट। हाँ जी, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? इंसॉल्वेंट। ओके सर, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब बर्बाद हो जाना। सर बर्बाद का मतलब अकाउंट्स में बर्बाद से क्या मतलब? सामान बर्बाद हो गया? नहीं जी, मतलब कोई ऐसी कंपनी जिनके ऊपर ना कर्ज, लाइबिलिटीज जो है ज्यादा हो जाए और उसके एसेट्स कम रहे, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। दिवालिया कहते हैं, दिवाला निकल जाना किसी कंपनी का। मान लीजिए मेरे ऊपर ना 1,000 रुपए का कर्ज है, लेकिन मेरे को, आप जब पैसे निकालने आएंगे मैं दे ही नहीं रहा हूं, आपने केस कर दिया, कोर्ट तक आप पहुंच गए, आप परेशान हो गए इस बंदे से कि भाई ये जफर जो है ये तो पैसे देता ही नहीं है। कोर्ट ने बोला ठीक है भाई आओ, जिनके जिनके पैसे बाकी हैं लाइन में खड़े हो जाओ। वहां पे 50 लोग खड़े हो गए पैसे लेने के लिए। अब जब मेरे पास, कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब आपके पास पैसे हैं इन 50 को देने के लिए? मैंने बोला नहीं है। कोर्ट ने बोला क्या है आपके पास? मैंने बोला जी एक बाइक है, एक मोबाइल है और बैंक में थोड़े पैसे। ना घर है, ना जमीन है, ना कुछ है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो घर जमीन नहीं है, तो जो चीजें हैं उनको जोड़ा, तो लाइबिलिटी जो मेरे पे 50 लोग खड़े हुए तो उनको चाहिए थे 5 लाख रुपए, जबकि मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए के ही एसेट्स हैं। तो मैं इस सिचुएशन में हूं कि मैं अपने कर्ज को भी पे नहीं कर सकता। तो ऐसी कंपनी, ऐसे फर्म जो अपने कर्ज को भी पे नहीं कर सकते, फर्म के लिए इंसान भी हो सकता है, कोई पर्सन, ऐसा बंदा या कोई ऐसा फर्म या एंटरप्राइजेस जो अपने लाइबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी नहीं रखता है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से भी ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इसका दिवाला निकल गया, सॉल्वेंट हो गया ये।
समझ में आई बात? इंसॉल्वेंट हो गया, क्या बोलेंगे बेटा? इंसॉल्वेंट हो गया, सॉरी मैंने सॉल्वेंट वर्ड शायद मुंह से निकल गया मेरे, इंसॉल्वेंट हो गया। कब? जब आपकी लायबिलिटीज जो है आपके एसेट से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके कर्जदार आपके बाहर, घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं और आपकी औकात नहीं कि आप उसको पे कर सकते हैं, या किसी बंदे की ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी कंपनी की ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट हो जाना। बताइए बात समझ में आ गई बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब? यस सर। Very यस good. सर। चलिए जी, अब आते हैं हम लोग सॉल्वेंट पे। सर सॉल्वेंट जाहिर सी बात है इसका अपोजिट होगा, सॉल्वेंट का मतलब इसका अपोजिट होगा। क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट की सिचुएशन ये है कि हमारे पे एसेट्स यानी हमारी औकात बहुत है, हमारे पे एसेट जो है वो 50 लाख का है, लेकिन लायबिलिटीज जो है वो कम की है, लायबिलिटीज जो है वो कम की है। जैसे हम मान लेते हैं 47 लाख की, ऐसा मान लेते हैं, तो लायबिलिटीज कम की है, एसेट्स है कि हम उसको पे कर सकते हैं, हम इस सिचुएशन में हैं, वो कंपनी या वो पर्सन इस सिचुएशन में है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। लेकिन अगर वो पे नहीं कर सकता तो उसे कहते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट। बताइए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है? कहीं पे डाउट है आपको? नो सर। क्लियर है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपको क्लियर है। अब हमने बहुत सारे चीज़ें, ट्रांजैक्शंस जो हैं, मतलब बहुत सारे टर्म जो हैं हम लोगों ने सीख लिए हैं। कुछ एक आध छोटे मोटे टर्म्स हैं जो आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें इस्तेमाल होगा, तभी हम लोग सीखेंगे। पहले पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है? कुछ टर्म जो है हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है, पहले पढ़ने से जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे हमारे लिए चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ठीक। अब आइए, हम दो टर्म हमने यूज कर रखा है इसको पहले भी, एसेट्स और लायबिलिटी के दौरान मैंने आपको इसको बता रखा है, फिर भी मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक है बेटा एक्रूड इनकम, एक है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक है बच्चे एडवांस एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस। सर एक्रूड मतलब क्या है बेटा? एक्रूड का मतलब मैंने बताया था वो इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है। सर ये तो आपने दो लाइनों में बोल तो दिया लेकिन हमें समझ ही नहीं आया। इनकम अर्न करना, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हमने कमा तो लिया लेकिन हमें मिला ही नहीं है। ओहो, मतलब ये कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि भाई मान लीजिए कि हमने, हमारा जो काम है वो मेरा काम है टीचिंग का। अब किसी बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसने बोला सर मैं मंथ के एंड में आपको फीस दूंगा। मैं बोला ठीक है जी दे देना। मैंने एक क्लास ले चुका, दो लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके मैंने 12 क्लासेस ली। लेकिन जब मैं पहली क्लास ले चुका था तो मेरी इनकम इस पे ड्यू हो चुकी थी, मेरा पैसा इसके ऊपर बकाया एक क्लास का हो चुका था। मानते हैं इस बात को आप लोग? खुशी, मैंने एक क्लास ली, एक क्लास का पैसा मेरा इसके ऊपर बाकी है, स्टूडेंट के ऊपर। सही कह रहा हूं मैं? खुशी, हाँ स्पर्श, समझ में आई बात? ये मैंने एक क्लास लिया, एक क्लास का पैसा मेरे स्टूडेंट के ऊपर बाकी है। मैंने दो क्लास लिया, अब कितने क्लास का पैसा बाकी है बेटा? सर 2 क्लास का। 2 का। तो ये जो, क्या मुझे मिल चुका क्या ये 2 क्लास का पैसा? नो सर। नहीं। इसी तरीके से मैंने 5 क्लासेस ले ली। अब बताइए कितनी क्लासेस के पैसे बाकी हैं? 5 क्लासेस के पैसे बाकी है। मुझे मिलेगा कब बेटा? एंड में। लेकिन मैं कमा तो चुका हूं। आज मैं छोड़ना चाहूं काम को, मैं हाथ खड़े कर दूं जी मैं आगे क्लासेस नहीं ले सकता, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए, तो वो मुझे दे देंगे। नहीं देंगे तो ऊपर जाके उसका हिसाब ले लेंगे हम लोग। ऊपर समझ रहे ना,
वहां जाके हिसाब ले लेंगे। उसी को कहते हैं इनकम अर्न कर लेना। इनकम कमा तो लिया है आपने, अभी मिला नहीं, मिलेगा कैसे भाई? वादा तो हुआ था साल के एंड में, मंथ के एंड में। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग अगर रोज का हिसाब लेंगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ भाई आज तो मैंने इतना कमा लिया, मैंने आज इतना कमा लिया, आज इतना कमा लिया, लेकिन मुझे मिला नहीं है, मेरे स्टूडेंट के ऊपर मेरा बाकी है। उसको कहते हैं एक्रूड इनकम। बैंक वाला हमें इंटरेस्ट देता है बेटा 6 महीने का, ठीक है, लेकिन मैं हर महीने बोल सकता हूं कि मेरा कुछ पैसा बैंक पे इंटरेस्ट का है, अभी मिला नहीं है, लेकिन जब मिलेगा तो ठीक है, लेकिन 1 महीने का बाकी है। फिर मैं बोलूंगा 2 महीने का बाकी है, फिर 3 महीने का बाकी है, ऐसे करके जब 6 महीने गुजर जाएंगे मैं बोलूंगा 6 महीने का, वो दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। तो एक्रूड इनकम का मतलब वो हुआ। अब आते हैं जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी मतलब ऐसे ही कुछ है। मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉय है, हम उससे काम करवा रहे हैं और हमने उससे बोला भाई साहब देखो जो काम है ना उसकी पेमेंट तो आपको मंथ के एंड में मिलेगी। उसने 1 दिन काम किया, फिर 2 दिन काम किया, फिर 3 दिन काम किया, तो मेरे ऊपर 3 दिन का कर्ज तो हो गया ना। फिर 4 दिन काम किया तो इस 4 दिन की पेमेंट तो बनती है, मैंने करी हो ना करी हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट मैं ले चुका हूं, उसका फायदा तो मैं ले चुका, बस मैंने पेमेंट नहीं करी बेटा। फायदा मैं ले चुका हूं, मैंने कितने दिन फायदे लिए, 1 2 3 4 दिन ले चुका हूं, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी। ऐसे को हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं लेकिन उसकी पेमेंट अब तक हमने नहीं करी। अच्छा सर, एडवांस एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? एडवांस एक्सपेंसेस का मतलब है कि मैंने यहीं पे कर दिया, अब तक उसकी कोई सर्विस मैंने ली नहीं, मैंने आगे का ये जो आगे जो 30 दिन थे उसकी पेमेंट मैंने यहीं कर चुका हूं, मैंने सर्विस नहीं ली है, तो उसको कहते हैं एडवांस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 चीजें बता रहा था, 3 हो गई। तो एक्रूड कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? एक्रूड इनकम जो है हमारी वो आती है बेटा एसेट्स में, क्योंकि हमारा पैसा किसी पे बाकी है तो वो एसेट्स है। फिर आए बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें हम सर्विस ले चुके लेकिन हमें पैसा नहीं मिला, तो ये आ गया जी लायबिलिटीज में। फिर आया जी एडवांस एक्सपेंसेस। एडवांस एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है जी? एडवांस में हमने दे दिया है, एक्सपेंसेस जो हुआ भी नहीं उसको एडवांस में मैंने पेमेंट कर दिया, अभी तक बेनिफिट लिया नहीं है बेटा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाते हैं हमारे लिए एसेट्स। तो एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। इसके अलावा एक होता है कोई इनकम अगर हमें रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाए, तो अगर कोई इनकम एडवांस में मिल रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने अभी तक उसको सर्विस नहीं दी। मान लीजिए किसी बच्चे ने फीस मुझे पहले दे दी, अभी मैंने क्लासेस ली भी नहीं है, तो ये फीस मेरी इनकम का पार्ट नहीं है। सर क्यों नहीं है? बेटा अगर मैं क्लासेस नहीं दूंगा तो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे मुझे, तो उसे कहते हैं एडवांस इनकम मिलना। अभी सर्विस देने से पहले ही पैसे मिल गए तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? वो हमारे लिए होती है लायबिलिटीज। अच्छा सर, ये 4 पॉइंट मैंने आपको समझाए, ठीक है। मुझे ये चारों पॉइंट में किसी तरीके का डाउट है तो प्लीज आप बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना तो मैं अभी यही हूँ, आपको समझा के ही आगे बढ़ूंगा। बताइए बेटा। सर क्लियर नो है। डाउट सर। नो डाउट, वेरी गुड, क्लियर है। खुशी आपको भी बच्ची? खुशी बहुत बिजी रहती है, आपकी आवाज जी क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मैंने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला वर्ड यूज किया था पहले, बैड डेट्स, और एक यूज किया बेटा मैंने डेप्रिसिएशन। एक है बैड डेट्स, दूसरा है डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, बैड डेट्स के बारे में मैंने बताया कि अगर किसी कस्टमर पे हमारे पैसे रह गए, किसी बंदे के ऊपर हमारा पैसा निकल रहा है और वो पैसा मिल ही नहीं रहा, बार बार हम मांग रहे हैं, 1 साल गुजर गया, पैसा देने को तैयार नहीं है, वो रिश्तेदारी दोस्ती यारी सारी तोड़ ली लेकिन पैसे नहीं देंगे, वो उन्होंने कसम खा रखा है इस बंदे को पैसे वापस नहीं करूंगा। तो ऐसे पैसे जो हमारे किसी के पास हैं और वो हमें मिल नहीं रहे, नॉट रिकवरेबल, उसे कहते हैं हम लोग बैड डेट्स। और ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये हमारा एक तरीके का लॉस है, लॉस एक्सपेंस की कैटेगरी में लिया जाता है बेटा। आप लॉस भी लिख सकते हैं वहां पे, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं।
दूसरी बात हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया कि कोई एसेट्स मैंने इस्तेमाल करा, मैंने फर्नीचर कोई ले लिया, 6 महीने इस्तेमाल की, तो 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लैपटॉप ले लूंगा 6 महीने बाद वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ भी चीज ले लूं 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, जमीन क्यों। ठीक है, तो सर वैल्यू कम होने की मेन रीजंस क्या है? वैल्यू कम होने के कई सारे रीजन होते हैं बेटा। पहला रीजन, जैसे मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल की वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, एक रीजन तो ये है। लेकिन कई बार अगर हम नया मोबाइल लेके रख दे 6 महीने, इस्तेमाल हमने नहीं भी किया, उसके बाद भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद भी वैल्यू कम होगी, इस बार क्या वजह थी? हमने तो इस्तेमाल किया नहीं। इस बार वजह ये थी कि 6 महीने के दौरान एक अच्छी टेक्नोलॉजी से सेम प्राइस पे उससे अच्छी चीज आ गई, उसमें ज्यादा मेमोरी है, ज्यादा कैमरे के लेंसेज हैं, ज्यादा बड़ा साइज है, तो ऑब्वियस सी बात है पुराने वाला जो 6 महीने पहले जो निकला था, लॉन्च हुआ था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है मार्केट में किसी चीज का बेहतर टेक्नोलॉजी से चीजें आनी, उससे भी उसकी वैल्यू पुराने वाले की वैल्यू कम हो जाती है। यूज करना वजह था, दूसरा मार्केट में कोई बेहतर चीज आ जाना, उसे अकाउंट्स में ऑब्सोलेशंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका एक और रीजन है, एक्सीडेंट, मतलब हाथ से छूट जाए, गिर जाए, थोड़ा सा उसका स्क्रीन टूट गया हो, कुछ डैमेज हो गया हो, तो उसके बाद भी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये कुछ रीजन मैंने आपको बताए। मार्केट में बेहतर चीज आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, प्राइस उससे सेम प्राइस पे उससे बेहतर चीज आ रही हो, तो उसके बाद वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो वैल्यू कम होती है ड्यू टू यूजेस, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीजेस इन द वैल्यू। क्यों भैया? ड्यू टू यूजेस, एक्सीडेंट एंड एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम के गुजर जाने की वजह से भी, एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी भी आप लिख सकते हैं। मार्केट प्रेफरेंस भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी वजह होंगी जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग आएंगे तो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू वगैरह को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन से रेवेन्यू हैं, कौन कौन से लायबिलिटी हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। बताइए, बात समझ में आई है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो सर। नो सर। No, चलिए, sir. वेरी गुड। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो मैं आपको अच्छे से समझाता जाऊंगा, बस बताते चला करें कि चीजें समझ में आई हैं नहीं आई। आपका बस इतना ही तो काम है बेटा। अभी आप लोग 0 पे हैं, बिल्कुल 0 पे हैं। अगर आपका बेस अच्छा हो गया, सब सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और ट्रांजैक्शंस को सीखेंगे, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज रिवीजन जरूर कीजिएगा। बाय बेटा।